हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड जीएस की सीरीज़ में हमने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है उत्तराखंड की, जिसमें उत्तराखंड की जो भौतिक संरचनाएं हैं मैप के और फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाया है। बाउंड्री लाइन, भौगोलिक सीमाएं उत्तराखंड की, चाहे वो उत्तर की हो, पूर्व की हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, ये सबको समझाया मैंने। क्षेत्रफल के बारे में भी बताया चीज़ों के। और ये लेक्चर हमारा आगे बढ़ गया था दोस्तों, किसमें कहाँ पर क्या है, कौन सी सीमा विभाजन है, कौन सी नदी से है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिलों की सीमा, अंदरूनी सीमा, आंतरिक सीमाएं। और इसी के साथ भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताया था हमने कि 8 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, भाबर क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है, इमेजेस के साथ समझाया मैंने आपको डिटेल पूरा, इमेजेस के साथ माइंड मैप की फॉर्म में। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, पूरी की पूरी सीरीज फ्लो चार्ट और माइंड मैप की फॉर्म में चल रही है, ताकि आपके पढ़ने और रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखो शिवालिक क्षेत्र, लघु और मध्य हिमालय, और इसके बाद में ट्रांस हिमालय तिब्बती क्षेत्र तक हम आ गए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, शीत ऋतु। ये पूरा पढ़ने के बाद हमारा ये पूरा ज्योग्राफी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम नदी, ताल, ये सब चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो। सारी टेंशन मैंने ले रखी है, सारा पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं प्रॉपर तरीके से। जो बच्चे ना, स्टूडेंट्स, उनकी क्वेरी आ रही कि सर ये आप कंप्लीट करवाओगे ना, 100% कंप्लीट करवाऊंगा। डेली शाम को 6 बजे तक कंसिस्टेंसी से लेक्चर आ रहे हैं, कोई इसमें गैप नहीं होगा, संडे को छोड़ के, मंडे टू सैटरडे प्रॉपर लेक्चर आ रहे हैं, प्रॉपर आपको नोट्स मिल रहे हैं। जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ ना फ्रेंड्स, वो प्रॉपर लेक्चर के नोट्स ले रहे हैं माइंड मैप की फॉर्म में लेक्चर्स को। इनको नोट्स लेने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको याद करने में, रिवीजन करने में और चीज़ों की कनेक्टिविटी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ताकि चीज़ें आप जो है आसानी से कनेक्ट कर पाते हो। ये देखो, आप खुद देखो, आप ये नोट्स प्रॉपर इमेजेस के साथ समझाया हुआ है मैंने, कनेक्शन बना करके समझाया हुआ है। ऐसे ही मैंने हिस्ट्री समझाई है, ऐसे ही पॉलिटी समझाई है, पूरा कनेक्शन बना करके। ठीक है, चीज़ें आपको ना आसानी से समझ में आ जाती हैं। भाबर क्षेत्र की कनेक्शन बनाया, तराई क्षेत्र का कनेक्शन बनाया, आप ये खुद देख सकते हो। बहुत ही सिंप्लीफाइड करके इजी तरीके से मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता के चलता हूँ यहाँ पर, अगर आपको ये नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। केवल अभी ऑफर चल रहा है, 149 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। एक पेड ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, याद करने और रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम, मैंने जैसे बताया कि ज्योग्राफी में हम जलवायु से आज कवर करेंगे। तो देखो, उत्तराखंड की जलवायु से शुरुआत कर रहे हैं हम, कि किसी भी स्थान की जलवायु जो है, वहाँ की देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति से पता की जाती है। जल का और स्थल का वितरण किस तरीके से हुआ है, इन माध्यमों से पता करते हैं। कि समुद्र तट से दूरी कितनी है उस स्थान की, इस माध्यम से पता करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, उच्चावच कैसा है, वायुदाब कैसा है, हवाओं का धरातल पर वितरण कैसा है, इन सब कारकों पर किसी भी स्थान की जलवायु का पता लगाया जाता है। हालांकि जब किसी क्षेत्र की अलग अलग समुद्र तल से ऊंचाई होती है, कहने का मतलब है कहीं पर तो ऊंचाई कुछ और है और कहीं पर ऊंचाई कुछ और है, वहां पर भी अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये धरातल है और यहाँ पर तो ऊंचाई ये है और यहाँ पर ऊंचाई है, तो ये जलवायु जो है अलग अलग पाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ हम दोस्तों उत्तराखंड की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने 3 रूपों में विभाजित किया है। कौन कौन सी 3 रूप है इसके? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को दोस्तों रूढ़ी व खरसाऊ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही वर्षा ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु को बसगाल और चौमासा कहा जाता है। शीत ऋतु को कहा जाता है दोस्तों शुंद और शीतकला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अब अगर हम ग्रीष्म ऋतु से लेकर चलें, तो ये उत्तराखंड में मार्च से मध्य जून तक का टाइम पीरियड जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। इसकी शुरुआत होती है जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर कहीं भारत है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा की तरफ पड़ने लगती हैं, जैसे ये देखो भारत के बीच में से कर्क रेखा निकलती है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं, तब ये वाली ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये समझ में आया होगा।
लेकिन क्या होता है कि हिमालय बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए इसकी चोटियाँ फिर भी हिमाच्छादित रह जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय दशाएं यहाँ पाई जाती हैं। अब आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय, देखो 2-3 वर्ड्स आएंगे यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सारी चीज़ें। ये क्या होता है, ये प्रॉपर जब हम भूगोल पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम सिर्फ उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पिछले सालों से एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बने हुए, आगे जहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना, उन सब चीज़ों को कवर करके। और हाँ, एक चीज़ और, चाहे आपकी परीक्षा वाणी हो या आपका BS हो, सब चीज़ों का मिक्सचर है ये नोट्स। ठीक है, सब मैंने अच्छे से कवर कर रखा है। आपका लेक्चरार का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, PCS, लोअर PCS, अपर PCS, हर तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो, उष्ण कटिबंधीय दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो जून के महीने में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आती है आपकी वर्षा ऋतु। इसका टाइम पीरियड होता है मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। अब मानसून कौन कौन से होते हैं ये सब मैंने बताया ना अभी, ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें यहाँ पर छोड़ के ज्योग्राफी में पढ़ने वाली है, जो सिर्फ ज्योग्राफी में यानी भूगोल में पढ़ जाती। अभी हम उत्तराखंड की बाउंड्रीज, लोकेशन, भौगोलिक संरचना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें अभी कवर कराना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग लेक्चर होता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी शाखा होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा होती है। तो उत्तराखंड में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से वर्षा होती है 150 से करीब 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वर्षा की बात करें तो शिवालिक और भाबर के तराई क्षेत्रों में होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु की बात करें तो 40 से 80 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा होती है वृहद हिमालय क्षेत्र में, 80 से 120 मध्य हिमालय में। अधिक वर्षा होती है दून, द्वार, जो ये सब है ना, काली बेसिन, मध्य हिमालय के दक्षिण ढाल, नदी घाटियाँ, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से ऊपर जो वर्षा होती है वो शिवालिक और भाबर की तराई क्षेत्र में होती है। अब मैंने शिवालिक के बारे में आपको दिखाया था, कौन सी रेंज है शिवालिक की, ये आप देखो, आपको ईजिली समझ, ये पूरी रेंज ये शिवालिक की है। और ये तराई वाला जो एरिया है, यहाँ पर दोस्तों 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। और क्या था इसके बाद में, 180 मीटर की हाइट पर, 1080 मीटर, 180 नहीं 1080 मीटर की हाइट पर दोस्तों नरेंद्र नगर है टिहरी में, यहाँ पर 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहीं पर मैंने बताया ना, कहीं पर तो ऊंचाई कुछ है, कहीं पर ऊंचाई कुछ है, हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है, हर जगह अलग अलग मानसून होता है। लेकिन 1600 मीटर की हाइट पर टिहरी है, वहाँ पर केवल 98 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ध्यान देने वाली चीज़ है। श्रीनगर में 93 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बहुत ही कम। ऐसे ही दोस्तों यदि हम शीत ऋतु की बात करें तो इस समय राज्य के 1550 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर बर्फ़ आ जाती है, और 2800 मीटर से नीचे जो क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में राज्य में कभी कभी पाला भी पड़ता है, और सूर्य के उदय होने के और पहले बाद में करीब 2 या 3 घंटे तक कोहरा छाया रहता है यहाँ पर। ठीक है, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक का इसका टाइम पीरियड होता है। और उत्तराखंड राज्य का जनवरी सबसे ठंडा महीना और जून सबसे गर्म महीना है। चक्रवात भी आते हैं जो कि उत्तर दिशा से आते हैं, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है शीत ऋतु में दोस्तों, कहाँ होती है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून। ये देखो कनेक्टिविटी कैसे बनती चली जा रही है, एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट होती जा रही है, ये आसानी होती है माइंड मैप वाले नोट्स में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर हम ऊंचाई के आधार पर जलवायु विभाजन की बात करें तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है डॉक्टर HC खरकवाल। इन्होंने जलवायु क्षेत्रों में 6 तरीके के जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, अल्पाइन, हिमानी और शुष्क शुष्क। शीत शुष्क, इसको आप देख सकते हो, ये आप फैक्ट्स थोड़ा सा आप ये नोट कर सकते हो। अगर हम हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो देखो राज्य के 3 सीमांत जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इनके उत्तरी भाग में बर्फीले क्षेत्र का विस्तार है। उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर का ये क्षेत्र पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, और यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है। मार्च में ठंड कम होने पर यहाँ गरज के साथ बर्फीले तूफानों का दौर शुरू हो जाता है, और मई जून में लगभग हर दिन दोपहर के बाद गर्जना के साथ बिजली चमकती है। थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है। ग्लेशियर को खिसकने और सूर्योदय सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकने की घटनाएं होना यहाँ एक सामान्य बात है। मानसून ऋतु में ताप के बढ़ने के साथ पहाड़ का खिसकना तेजी से होता है, और अचानक से बर्फ के पहाड़ का खिसकना भीषण और अनिष्टकारी हो जाता है। शीत ऋतु में यह बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, तापमान 0 से नीचे चला जाता है, गहरी घाटियों का तापमान कुछ ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं को लेकर समझें तो आपसे सवाल ये बनता है कि आप लोग प्राकृतिक आपदाओं को क्या समझते हो, प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हो। देखो, उत्तराखंड में भूकंप जैसी घटनाएं जो जिसमें मानव का हाथ ना हो, मानव का हस्तक्षेप ना हो, प्रकृति के आधार पर जो आपदाएं घटनाएं हो, वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है ना। उत्तराखंड में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, हिमपात यानी कि बर्फबारी होना, जंगलों को आग लगना, ज़्यादा बारिश होना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं उत्तराखंड में। अतिवृष्टि की यदि हम बात करें, ये कोई एक स्पेशल क्षेत्र है, मान लो कोई भी एक स्पेशल क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर क्या होगी, ये बादल फटने जैसी स्थिति बन गई, यहाँ से बाढ़ आ जाएगी और क्या होगा, जन धन की हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही हिमखंड गिरते हैं, ज़्यादा बर्फबारी से पहाड़ों से हिमखंड टूटकर गिर जाते हैं, जन धन की हानि होती है, ये भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है। ऐसे ही जंगलों में आग लग जाती है गाइस, 71% तक लगभग उत्तराखंड में वन है। पत्थरों का आपस में घर्षण हुआ, घिसे पत्थर, आग पैदा हो गई, माचिस की तिल्ली, या बहुत सारे किसान लोग वहाँ पर जो है ना बीड़ी सिगरेट ये सब भी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि चिंगारी लग जाती है और वो आग में बदल जाती है। वनों से अवैध चोरी को रोकने के लिए भी ये सब चीज़ें घटनाएं होती हैं, लेकिन इससे आम जन को बहुत नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जन सामान्य को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है इसमें। ठीक है। ऐसे ही बाढ़ की स्थिति बन जाती है कि बारिश के पानी से क्या होता है, भूस्खलन यानी कि मिट्टी, मलबा, ये सब नदी मार्ग में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कुछ परसेंट बाढ़, मतलब थोड़ी मात्रा में या कुछ मात्रा में बाढ़ किच्छा, सितारगंज और रुद्रपुर में आ जाती है कभी कभी। ऐसे यदि हम भूकंप की बात करें तो ये भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है गाइस। टोटल 5 जोनों में भूकंप को दर्शाया जाता है, जिसमें से 2 जोन जो उत्तराखंड में है, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। जोन नंबर 4 में आपके देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। वो ना कितनी तीव्रता का भूकंप है, कौन से क्षेत्र में कितनी तीव्रता का भूकंप आता है, वो चीज़ें हैं। जोन 5 में आता है आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों, उत्तराखंड में भूकंप प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण होता है। इंडियन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमें पता चलता है, ये भी ज्योग्राफी का है, पूरा प्रॉपर जो ज्योग्राफी रहती है मेन, उससे क्या पता चलता है कि प्लेट जो है ना, इंडियन प्लेट, ये उत्तर की तरफ खिसक रही है गाइस, और यूरेशियन जो प्लेट है ये इसके मार्ग में जो है अवरोध उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है दोस्तों लॉक बन जा रहे हैं और ऊर्जा का संचार होता रहता है बहुत ज़्यादा। अब जब लॉक बने हुए हैं, चीज़ें जो है ना रुकी हुई हैं यहाँ पर और ऊर्जा का संचार हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने पर ये लॉक टूट जाते हैं इस तरीके से, और जब लॉक टूटे तो पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी एक वेव के माध्यम से निकलती है, जिससे क्या भूकंप की स्थिति बन जाती है। समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही दोस्तों क्या हुआ था कि टिहरी डैम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और आपने दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो सुना ही होगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने हमेशा टिहरी बांध का विरोध किया है, और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो प्राकृतिक आपदा जब आती है तो वो किसी को बताकर नहीं आती। इसको लेकर जैसे मैंने पहले बताया कि पहले से अगर बचाव किया जाए तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे ही बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है। भ्रंश रेखा कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है, भ्रंश रेखा है जो कि चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाबकोटी और गंगा घाटी से होती हुई कुमाऊं के बहुत सारे स्थानों से निकलकर नेपाल की तरफ चली जाती है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये रेखा टिहरी बांध के नीचे से गुजरती है, जहां भूकंप की स्थिति बन सकती है। यही तर्क सुंदरलाल बहुगुणा जी देते थे, जिसके कारण वो इस बांध का विरोध करते रहे। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी उत्तराखंड में, कब आई थी? 16-17 जून 2013 को, है ना। उत्तराखंड में 16-17 जून 2013 तक राज्य में लगातार बारिश हुई, बादल फटने की घटनाएं सामने आई, भूस्खलन, नदियों में बहुत ज़्यादा उफान हुआ, जिससे रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ीटेरी, पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई। राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी। इसमें हज़ारों व्यक्ति और मवेशी मलबे में दब गए, जल में बह गए, सैकड़ों होटल, धर्मशालाएं, हज़ारों मोटर गाड़ियां नष्ट हो गई, 24 विद्युत परियोजनाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और 5 छोटी परियोजनाओं को दोस्तों अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक है, इस आपदा में प्रदेश के हजारों गांवों को क्षति हुई, जिसमें से सैकड़ों गांव बर्बादी कगार पर पहुंच गए और लाखों तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री से
पर्यटक अनेक मार्गों में फंस गए, भोजन पानी का उपचार नहीं मिल पाया, तलाश में इधर उधर लोग परेशान रहे, बहुत बड़ी मात्रा में आपदा आई थी। अब राहत कार्य देने के लिए आईटीबीपी, बीआरओ, अन्य जितनी भी फोर्सेज हैं, संगठन है, इन्होंने राहत कार्य चलाए और ऑपरेशन सूर्य होप अभियान चलाया। ध्यान रखना आप ये चीज। ऑपरेशन सूर्य होप अभियान चलाया ताकि राहत सामग्रियां, खाना वगैरह सब कुछ समय पर पहुंचाई जा सके। अब सवाल यह बनता है कि आपदा के मूल कारण क्या है, यह भी मैं समझाता हूं आपको। देखो, इससे पहले एक चीज और समझ लो आप कि राज्य में जो भूकंप की तीव्रता का माप है वो 3 सिस्मोग्राफी कहते हैं ना भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, तो 3 भूकंप मापी है राज्य में, देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा है आपका चमोली में। ठीक है। भूस्खलन क्या होता है दोस्तों? गुरुत्व, जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ हो गया, यहाँ से बड़े बड़े मात्रा में पत्थर जो है नीचे को लुढ़कते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है। गुरुत्व ढालों के कारण नीचे की तरफ पत्थर सरकते हैं और ये भूस्खलन की स्थिति कहलाती है। और ये होता क्यों है? ज़्यादा बारिश के कारण, भूकंप के कारण, इन सब चीज़ों की वजह से ये हो पाता है। ठीक है। आपदा के कारणों की बात हम कर रहे थे। देखो, आपदा के 4-5-5-6 कुछ मूल कारण हैं, जैसे कि बढ़ता शहरीकरण, है ना, जलीय तंत्र में परिवर्तन। अब शहरीकरण बढ़ने से क्या होता है कि जो शहर के क्षेत्र हैं वहाँ पर पेड़ों को काटकर मॉल बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और सड़कें बनाई जाती हैं, बिजनेस के लिए इंडस्ट्रियाँ बनाई जाती हैं। शहरीकरण बढ़ने से फैक्ट्रियाँ बनेंगी, वहाँ से फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलेगा, धुआं निकलेगा, ये सारी चीज़ें, इससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो ज़्यादा शहरीकरण बढ़ेगा, ये भी प्रकृति को छेड़छाड़ करने वाली बात है, प्रकृति में नुकसान फैलाने वाली चीज़ें हैं ये। जलीय तंत्र में परिवर्तन क्या होता है? नदी तालों को, सूखे हुए नदी ताल है, ठीक है, कहीं ना कहीं नदी की दिशा मोड़ने का काम किया जाता है। तो ये प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करने पर प्रकृति अपना रूप दिखाती है और ये बाढ़ की और आपदा की स्थिति बनती है। ऐसे ही बांध का निर्माण करने से, बिजली संयंत्रों का निर्माण करने से भी ये सब आपदा के मूल कारण हो सकते हैं। अवैध खनन करने से, मिट्टी में से अवैध मिट्टी को निकाला जाता है, खनन किया जाता है, इन सब के कारण भी दोस्तों बाढ़ की स्थिति और भूकंप की स्थिति या बहुत सारी चीज़ें ये बनती चली जाती हैं। ठीक है। ये पूरा टॉपिक था आज का, और आज इसी के साथ हमने दोस्तों अपनी ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया है। हमने गाइस उत्तराखंड में अपना पॉलिटी वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री को डिटेल में समझाया हमने, तीनों पार्ट्स को ओपन करके, ज्योग्राफी वाला पार्ट, सब कुछ कवर कर लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो और पेड नोट्स के ग्रुप में ऐड हो सकते हो, एनरोल कर सकते हो। ठीक है गाइज, एक एक नोट्स, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझाकर माइंड मैप की फॉर्म में, इमेजेस के साथ, फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाया, ताकि समस्या यही है बस, पढ़ने में बोरिंग ना हो, याद करने में बोरिंग ना हो, रिवीजन में बोरिंग ना हो। ठीक है गाइज, पढ़ते रहो आप इस तरीके से। क्राउन सक्सेस, हमारी टीम, मैं खुद आपके साथ लगा हुआ हूँ, सारी मेहनत करेंगे, यहीं पर सिलेक्शन लोगे आप, मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।